कि 100 में 10 की भरी तिजोरी, 90 खाली पेट और झुगी वाला देख रहा है 60 लाख का गेट। बहुत बुरा है देश में दिल्ली का हाल और कुत्ते यहाँ खींच रहे हैं कामधेनु के गाल। इस जगह पे जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद सिसमाल में रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ आम जनमानस क्या होगा अगर सरकार किसी भी नीति को लेकर एक लंबे समय तक व्यवस्थित ढंग से अगर राजपाट को चलाता है तो उसे ध्वस्त करने के अलावा उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। अपने मैनिफेस्टो में 6,500-7 हज़ार से ज़्यादा स्कूल और क्लासरूम्स बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी ऑन पेपर ओनली 3,000 स्कूल्स क्लासरूम साइड से बने हुए हैं, बट जो पेमेंट है वो 7,000 से ज़्यादा क्लासरूम्स की है। अभी हम इनकाउंटर करते हैं उनसे टूरिस्ट से, तो उनका सबसे प्राइम कंसर्न होता है कि उन्हें घुटन सी होती है दिल्ली के एटमॉस्फेयर में जब वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडल्स ये हैं कि अभी भी अगर आप एनडीएमसी एरिया को छोड़कर बाहर निकलेंगे ना तो सड़कें टूटी हैं, रोड लाइट्स गायब हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक एक बनाया गया था, मोहल्ला क्लिनिक आज कल मोहल्ले का कूड़ेदान बना हुआ है। तो लग रहा है कि देश में सबसे बड़ा धूर्त नेता कोई अगर दिखता है ना तो अरविंद केजरीवाल है। ये बताया गया कि केजरीवाल ने पिछले 10 साल में के अपने ड्यूरेशन में एक भी कॉलेज का इनॉग्रेशन नहीं किया है। तो जो आपका बजट है उससे कम आप 10% जो आपका बजट का हिस्सा है वो एलोकेट करें आप एजुकेशन के लिए, ताकि ग्रेजुएशन के बाद लोगों के पास स्किल्स नहीं रहते हैं, लोग लैक करते हैं इंडस्ट्री में, दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी। दावा किया था कि हमारे स्कूल से इतने IIT निकले, इतने नीट निकले, जो कि एक फेक दावा था। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे और आप देख रहे हैं मोहल्ले की आवाज़। और मैं अभी मौजूद हूँ JNU के कैंपस में और हमारे बीच जो है JNU के छात्र नेता यहाँ के मौजूद हैं। और JNU का माना जाता है कि यहाँ की आवाज़ पूरे देश में गूंजती है, यहाँ के मुद्दे पूरे देश के मुद्दे भी बनते हैं। बहुत पुराना हिस्ट्री रह चुका है यहाँ का। तो यहाँ के छात्र ही बताएंगे अभी की राजनीतिक हालात जो अभी चल रहा है दिल्ली में क्या चल रहा है, क्योंकि उनका कंट्रोल वहाँ पे भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए कि अभी की राजनीतिक हालात में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अभी की राजनीतिक हालात में जहाँ तक दिल्ली चुनाव की बात करेंगे तो लोगों ने 10 साल दे दिया एक पर्टिकुलर पार्टी को और उसके सरकार रही। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एज एजुकेशनल सेक्टर में हम बोले तो प्राइमरी एजुकेशन को छोड़ के वो गवर्नमेंट फेल्योर रही हर चीज़ में। अभी रिसेंटली एक RTI है जिसमें ये बताया गया कि केजरीवाल ने पिछले 10 साल में के अपने ड्यूरेशन में एक भी कॉलेज का इनॉग्रेशन नहीं किया है। तो आप एजुकेशन मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह जो भी आप बता रहे हैं और जो भी चीज़ है वो दिख तो कुछ और रहा है, आप उसको लंदन बना रहे हैं, पेरिस बना रहे हैं। रियलिटी ये है कि दिल्ली गटर में जा रही है। और जहाँ तक बात होती है कि इनका एक बहाना भी होता है चीज़ों को लेके कि केंद्र सरकार के से समन्वय नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, तो आप बहाना करके बहुत देर तक चीज़ों को टाल नहीं सकते हैं। दिल्ली की एजुकेशन बहुत लिटरेसी रेट हाई है, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ के वोटर समझदार हैं और इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि वो बदल के रहेंगे। इकोनॉमिक स्टेटस फिलहाल बताया जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट का दावा है कि अभी हम पूरे इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रेट अपना हम लोग बजट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी बनाकर चल रहे हैं। तो इस पे क्या लगता है कितने हद तक दावा सही है? देखिए, कागजी बातों में और ज़मीनी स्तर पे बहुत फ़र्क होता है। कागजी बातों में तो मैं आज भी कह दूं कि हम चाइना को सरपास कर गए हैं इकोनॉमिक लेवल पे, लेकिन ये रियलिटी पे तो ये नहीं है ना। तो सत्यता और क्या कहते हैं जो आप प्रमाण दिखा रहे हैं उनमें फ़र्क होता है। तो जो केजरीवाल जी के झूठे वादे हैं, इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता उन्हें सत्य का रास्ता दिखाएगी और सत्य का रास्ता है कि उनको जो है सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। एक IAS ऑफिसर के चूंकि वो एक डेलीगेट्स रह चुके हैं और आप लोग स्टूडेंट हैं और आपको उनको चूंकि एक एजुकेटेड लाइक एक CM बनाए हुए हैं तो उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। आखिर क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से आप लोग की बातें जो है उन लोगों के नीति से विरोध जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात कि उन्होंने जब सत्ता में जब उन्होंने प्रवेश किया तो दिल्ली की जनता को लगा चलिए ठीक है, उनको एक एजुकेटेड लीडर मिलने वाला है। लेकिन एक एजुकेटेड लीडर और एक कैपेबल लीडर में फ़र्क होता है। उनसे मतलब दिल्ली जो है संभाली नहीं जा रही है। वो खुद कहीं ना कहीं करप्शन के जाल में फंस चुके हैं और मतलब जेल जाना पड़ा उन्हें करप्शन के एलिगेशंस पे। तो आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ पर जनता अगर उन्हें एज अ एजुकेटेड लीडर मानकर उन्हें अगर चुन रही है तो जनता के साथ कितना उनको कितना जस्टिस मिला। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। ठीक है, आप कहते हैं कि हम लोग एजुकेटेड हैं तो वी नीड टू फेवर एन एजुकेटेड पॉलिटिशियन इन पॉलिटिक्स, बट वी विल फेवर एन एजुकेटेड पॉलिटिशियन इन पॉलिटिक्स, बट if he's a
honest politician. like you were talking about the liquor scam, but still the case is in court. Like अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है एग्जैक्ट रिजल्ट, तो उसके में टाइम है. अच्छा ये बताइए, एजुकेशन सेक्टर को चूंकि स्ट्रांग बनाने के लिए कैसा पॉलिसीज का आप लोग डिमांड कर रहे हैं, कैसे पॉलिसीज होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो फ्री एजुकेशन की बात होती है, पब्लिक एजुकेशन की बात होती है, तो हम परिषद का या फिर किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा से ये फोकल पॉइंट रहा है कि जो एजुकेशन हो वो पब्लिक के लिए अफोर्डेबल हो और सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए. ठीक है, तो जो आपका बजट है उससे कम से कम आप 10% जो आपका बजट का हिस्सा है वो एलोकेट करें आप एजुकेशन के लिए, ताकि सबको अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा मिल पाए. लेकिन दिल्ली के जो मॉडल आप देख रहे हैं कि ठीक है प्राइमरी एजुकेशन पे काम हुआ, आप स्कूल देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, नो डाउट, वो आज हम भी एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन रियलिटी में आप जाकर देखेंगे कि वहाँ पे टीचर्स जो है वो उनका रिक्रूटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो डेटा प्रेजेंट किया जाता है और जो डेटा रियलिटी में है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है. तो ये सवाल है. ये अच्छा, आज भी और एक चीज था, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की बात आती है कि जब मतलब जब 12th बच्चे पास कर रहे हैं तो गवर्नमेंट द्वारा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी चलाई जा रही है, तो कितने हद तक ये लाइक एक्सेप्टेबल है, कितने हद तक ये लागू किया गया है, प्रैक्टिकली कितना इसका लाइक इन्वॉल्वमेंट इसका है? जहाँ तक हमारी बात है, हम मतलब जैसे दिल्ली में ही 12th पास होने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लोगों के पास स्किल्स नहीं रहता. इवन ग्रेजुएशन के बाद लोगों के पास स्किल्स नहीं रहते हैं, लोग लैक करते हैं इंडस्ट्री में, दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी. जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट की बात है, लोग दिल्ली गवर्नमेंट पिछली बार आपकी सरकार जो मतलब सॉरी केजरीवाल की जो सरकार है, तो केजरीवाल जी ने दावा किया था कि हमारे स्कूल से इतने IITian निकले, इतने नीट निकले, जो कि एक फेक दावा था. कोई भी एक तथ्य जो है वो करेक्ट नहीं रहता है, हमेशा गलत ही बोलते हैं. ठीक है, सॉफ्ट स्किल की जहाँ तक बात है, सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल हमारी भी 12th अभी पास हुआ, मैं 2024 में पास हुआ, लेकिन हमें कुछ सिखाया नहीं गया, कोई भी सॉफ्ट स्किल ना. आप मैनेजमेंट में हो जाए या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी में हो जाए, बस वो जो एक बुकी नॉलेज होता है वो दे दिया जाता है और बाकी कोई सॉफ्ट स्किल नहीं होती है. अच्छा, और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम जाएंगे, जैसे कि अरे आप लोग इधर आइए थोड़ा. अच्छा, और भी कुछ मुद्दे जिस पे हम लोग आते हैं, जैसे कि हम ट्रैफिक सिस्टम बहुत ज़्यादा स्मूथ किया गया, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ किया गया, 500 किलोमीटर तक का हमने मेट्रो लाइन बिछाया, ये ऐसी सारी बातें हैं, तो आपको क्या लगता है कितने हद तक सही है? देखिए, दिल्ली को लेकर हम लोग हमेशा बात करते हैं, दिल्ली देश की राजधानी, और हम लोग हमेशा इन बातों में इस ख्याल को रखना चाहिए कि 100 में 10 की भरी तिजोरी, 90 खाली पेट और झुगी वाला देख रहा है 60 लाख का गेट. बहुत बुरा है देश में दिल्ली का हाल और कुत्ते यहाँ खींच रहे हैं कामधेनु के गाल. ये पूरी भारत से जनमानस यहाँ आता है, यहाँ अपनी जीवन को चलाने के लिए रोजाना मचा चीज़ों को आगे बढ़ाता है. मगर जब आप बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, जो इसको हम लोग सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि बेसिक जो लोगों को जो है आम जनमानस है उनके लिए क्या कर पाती है सरकार, इसमें पूरी तरह से आप बात कर सकते हैं कि हम टोटली फेल्यूअर्स हैं. जिस जगह पे भारत को लेकर तमाम गतिविधियों पे काम होता है, वहीं पे एक दूसरी पक्ष है जो नकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ती है. और हमें लगता है कि जहाँ तक आज हम लोग बातें कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक्स और तमाम चीज़ और क्लाइमेट चेंज, ये सारी मुद्दा दिल्ली का ही नहीं है, सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है कि हम दिल्ली का बात करें. दिल्ली का टेरिटोरियल जो पार्ट है वो 2 अलग स्टेट के साथ कनेक्ट होता है, तो ये कहीं न कहीं इंटर स्टेट मामला भी है. मगर अगर सरकार सक्षम हो कि वो टेक्निकल तरीके से वो बैठ सकती है, वो विचार कर सकती है अलग स्टेट क्राफ्ट के साथ, तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है. मगर यहाँ पे तो अब ये लग रहा है कि सारी चीज़ें फेल्यूर दिख रही है. जिस जगह पे जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद शीशमहल में रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ आम जनमानस क्या होगा. और इस पे बहुत अच्छे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि 100 में 10 उन्होंने लिखा कि अंधी नगर तू चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा. और वो आज देखने को मिल रहा है कि 21st century in this era of democratic, and we are talking about India as the world biggest democratic country. तो हमें ये लगता है कि हम लोगों को उस पर विचार करना चाहिए. और सारे लोग एजुकेटेड है, दिल्ली तो पढ़े लिखे लोगों का जगह है, और यहाँ पे अगर सरकार किसी भी नीति को लेकर एक लंबे समय तक व्यवस्थित ढंग से अगर राजपाट को चलाता है, तो उसे ध्वस्त करने के अलावा उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए. और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी.
मतलब साफ तौर पे ये कह चुका है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो है सिनेरियो वो यहाँ बता चुका है। अच्छा अच्छा और कुछ चीजों पे जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो डेवलपमेंट्स में कौन सा ऐसा की पॉइंट्स है, क्योंकि हम हर बार एक ही मुद्दा नहीं बात सकता, रोटी कपड़ा मकान कितने हद तक उससे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो वो मुद्दे क्या हैं जिन पे फोकस रहना चाहिए, जिसको कोई भी सरकार हो जिसको दखल अंदाज नहीं कर रही है, जिस पे ध्यान नहीं दे रही है, जिससे परे हो रही है? जी, जब हम एज अ स्टूडेंट बात करते हैं तो बार बार हमारा भी फोकस एजुकेशन पे जाता है। जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो सरकार अभी सत्ता में है, उसने एक मॉडल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है जो एजुकेशन मॉडल है। एंटी करप्शन के एक मूवमेंट से ये सरकार चुन के आई थी और लोगों में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि करप्शन के अगेंस्ट भी ये काम करेगी, साथ ही साथ एजुकेशन मॉडल पे काम करेगी। लेकिन हम देखें तो आरटीआई से ये रिवील हुआ है कि किस प्रकार उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 6,500-7 हज़ार से ज़्यादा स्कूल और क्लासरूम्स बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी ऑन पेपर ओनली 3,000 स्कूल्स क्लासरूम साइड से बने हुए हैं, बट जो पेमेंट है वो 7,000 से ज़्यादा क्लासरूम्स की है। तो ये साथ ही साथ एक एजुकेशन मॉडल के साथ खिलवाड़ है और किस तरीके से एक बड़ा करप्शन इस दिल्ली गवर्नमेंट में किया जा रहा है। हमने सामने देखा किस तरीके से ये गवर्नमेंट लिकर स्कैम में संलिप्त पाई गई है। जब हम बात एनवायरनमेंट और बाकी चीज़ों की करते हैं, जब हम राइट टू एक सेफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार पिछले 8, 10, 12 सालों में जो दिल्ली एक एग्जाम्पलरी मॉडल होना चाहिए वर्ल्ड के सामने, भाई देश की कैपिटल है, स्थिति ये हुई है कि रिसेंट टाइम्स में एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कि टूरिज्म बहुत लेवल तक भारत में घटा है। उसका एक प्राइम रीजन है पॉल्यूशन। दिल्ली की कैपिटल में एक फॉरेनर, एक टूरिस्ट आ रहा है और इस तरीके के गैस चैम्बर का सामना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लेवल पे भी हमें एक अच्छी व्यवस्थित कैपिटल देने की जरूरत है, एक अच्छी सरकार देने की जरूरत है जो ना सिर्फ एजुकेशन मॉडल्स पे, ना सिर्फ एंटी करप्ट मॉडल्स पे, बल्कि एक एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए उस पर काम करे आगे। टूरिज्म पे बात है तो एक बात मतलब मेरे सोच में भी है कि अगर फुटफॉल बहुत ज्यादा होना चाहिए बाकी कंट्री के मुकाबले इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे सारी टाइप के आपको बीचेस मिल जाएंगे, आपको रिवर्स मिल जाएंगे, आपको माउंटेन मिल रहे हैं, आपको बहुत चीज मिल रहा है। फिर भी अगर कंपेयर किया जाएगा तो छोटे छोटे जो कंट्री है उनके मुकाबले हमारे यहाँ फुटफॉल कुछ नहीं है। उसका क्या लगता है, टूरिज्म डेवलपमेंट कैसे किया जाए यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज के समय में ये है कि मतलब जो भी टूरिस्ट आपकी कंट्री में आ रहा है तो वो चाहता है कि आपको एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, और सेफ्टी उसका प्राइम कंसर्न होता है सेफ्टी। दिल्ली में हमें देखने को मिलता है, जब भी मतलब मैं खुद लैंग्वेज बैकग्राउंड से हूँ और मैं खुद टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी समय तक काम किया हूँ, तो जब भी हम एनकाउंटर करते हैं उनसे, टूरिस्ट से, तो उनका सबसे प्राइम कंसर्न होता है कि उन्हें घुटन सी होती है दिल्ली के एटमॉस्फेयर में जब वो यहाँ पर आते हैं, और ये पीक सीजन होता है, जिस समय हम बात कर रहे हैं ये पीक सीजन है। तो सबसे जो प्राइम कंसर्न होना चाहिए वो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट अच्छी हवा तो मिले सांस लेने के लिए। दूसरा कि आप अपने टूरिस्ट स्पॉट्स को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, मतलब अपने टूरिज्म को प्रमोट करने का सबसे बड़ा जो मतलब आप क्या माध्यम यूज कर रहे हैं उसके लिए, तो उस पे सरकार को और उस पे यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही अपने मतलब देश को और अपने एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो आगे भी सब मतलब ठीक होगा। अच्छा, दिल्ली के टैक्स पेयर हैं वो अभी खुश नहीं है, वो मतलब मायूस हैं। फ्री सेवाएं तो दी जा रही हैं लेकिन जो टैक्स पेयर उनको लग रहा है कि हमारी जेबें खाली की जा रही है। एक्चुअली अभी मतलब मैं कहूँ कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स ये हैं कि अभी भी अगर आप एनडीएमसी एरिया को छोड़कर बाहर निकलेंगे ना तो सड़कें टूटी हैं, रोड लाइट्स गायब हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक एक बनाया गया था, मोहल्ला क्लिनिक आज कल मोहल्ले का कूड़ेदान बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी चीज़ें फ्लॉप हैं। आप हमारे बगल के सामने के एरियाज में जाएंगे, मुनेर का एरिया है एक, हमारे वहाँ जे बस्ती है, वहाँ अभी भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। फ्री बिजली तो है लेकिन पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, रोड्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से फ्री मॉडल से भी आगे हमें सोचने की जरूरत है। हमें इस सस्टेनेबिलिटी पे काम करना चाहिए कि सबको एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, सबको पानी की अवेलेबिलिटी मिले, सबको बिजली की अवेलेबिलिटी मिले। अच्छा, ये तो रहा दिल्ली की बात। जेएनयू को क्या चाहिए भाई? जेएनयू में क्या और ऐड करना चाहिए? एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी को ऐड करना चाहिए या फिर क्या और कोर्सेज चाहिए जो ऐड किया जा सकता है जो अब तक इग्नोर किया गया है? जेएनयू को इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जिस हिसाब से सेंटर्स बड़े हैं,
पहले के मुकाबले हॉस्टल जो पहले थे वही है, एक नया हॉस्टल बन के खड़ा हुआ है लेकिन वो अभी तक खुला भी नहीं है। बाकी और नए सेंटर्स, इंजीनियरिंग की बिल्डिंग बनना चालू हुई है। तो उन सब के हिसाब से जैसे स्टूडेंट नंबर बढ़ा है उस हिसाब से छात्रावास सबको नहीं है, लोग डॉर्मेट्री में रहने को मजबूर हैं। पीएचडी जो जेआरएफ पाए हुए छात्र हैं उनको रूम नहीं मिलता है, डबल कैपेसिटी का रूम मिल रहा है। तो इस तरह की समस्याएं बहुत है। दूसरा, पानी की एक रेगुलर सप्लाई वाला है जो बीच बीच में दिक्कत आती है, गर्मियों में भी दिक्कत आती है। तो ये पानी की सप्लाई वाला और इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्टल की समस्या वाला, ये दो बड़ी समस्याएं हैं जो जेएनयू को चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स की समस्याएं देखें तो आप पूरे दिल्ली में मुखर्जी नगर में आपने जो कांड हुआ, जो सबने पूरे देश में बहुत बदनाम हुआ, और वो सिर्फ मुखर्जी नगर की समस्या नहीं है। आप मुनीर का चले जाइए, आर.के.पुरम चले जाइए या करोल बाग चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, रूम रहने वाली जो किराए पे लोग लड़के रहते हैं या पीजी हैं जो रूम है, वो बेताशा मनमानी कमाई करते हैं। कोई कुछ भी जितना भी पैसा होगा उतना मकान मालिक उनसे पैसा ले रहा है, चाहे खाने वाले हो रहे हैं। इसमें ना सरकार का कोई नियंत्रण है। दूसरा, पानी की, जैसे वो पानी भरने से उनकी इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई, इसी तरह बिजली से उससे पहले ही जो पानी भरने से हुई उससे पहले एक बिजली के तार से गेट को टच करने से वो लोग लड़का मरा था। तो इस तरह की समस्याएं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जो यहाँ की दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी और दिल्ली सरकार को वो देखना चाहिए कि भाई जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी की, सड़कें की, मतलब जो आप डेली दिनचर्या में आप जो समस्याएं फेस करते हैं, ये कम से कम दूर हो जाएं। बाद की बातें तो बाद में, जो ये बड़े बड़े वादे करते हैं केजरीवाल जी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कर दिया शिक्षा के लिए, वैसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अभी तक तो सब खोखले साबित हुए हैं। मुझे लग रहा है कि देश में सबसे बड़ा धूर्त नेता कोई अगर दिखता है ना तो अरविंद केजरीवाल है, जो सिर्फ धूर्तता पे ही उतर आया है। हर बार आएगा, वादे करेगा, इस तरह बहाने बनाएगा, ये गलत है, ये चोर है, वो चोर है, बस मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो आप लोगों का नेता इस बार कौन है? जी, हमारा नेता वही है जो जो हमने समस्याएं बताई, जिन समस्याओं का जो समाधान करने पे काम करे, जो दिल्ली को एक मैं सीधा बोलूंगा एक एग्जाम्पलरी कैपिटल बनाने की कोशिश करे। दिल्ली को टोक्यो या फिर वॉशिंगटन या फिर मॉस्को बनाने के लिए नहीं, दिल्ली को दिल्ली बनाने का प्रयास करें। मतलब एक जुझारू नेता चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो आपकी बातों को समझे और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन कर कर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करे, जो दिल्ली को एक नया हब बनाए, एक एजुकेशन डेवलपमेंट सेक्टर, बिजनेस कोलैबोरेशंस, ऐसे और भी एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा बढ़ावा दे। और साथ ही ये भी बात करें तो हम जॉब स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा यहाँ है, उस पे अगर उस पे काम करे इन सारी मुद्दों पे। तो ये थी खास बात जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूँ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ मोहल्ले की आवाज में।